नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। बीजेपी वॉशिंग मशीन और मोदी वॉशिंग पाउडर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लगाए भाजपा पर इल्जाम। गुजरात में नहीं थम रहा है पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध, करणी सेना के राज शेखावत ने भी छोड़ा भाजपा का साथ। और गर्मियों के साथ ही वडोदरा में पानी की किल्लत, कहीं नहीं आ रहा पानी तो कहीं पानी की बर्बादी। घोटालेबाज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर उन्हें पाक साफ करने के आरोप कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने टेबल पर वॉशिंग मशीन रखी थी, इस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था। इस पर पवन खेड़ा बोले कि भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, पार्टी में शामिल करवाती है और फिर केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। आज वो बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है। हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी के, चाय के दाग लग जाते हैं। चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन चलिए। तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता। लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में। और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं, घबराइएगा मत सुनकर। 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। आप भी खरीद लीजिए, काम आएगी। कितना ही पुराना दाग हो, वैसे ये 10 साल पुराने दाग धोने में बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती है। 2014 से पहले के जितने दाग हो, ना केवल ये तेजी से सफाई करती है, आप बहुत हैरान होंगे जानकर, इसमें एक स्पिन का बटन भी है। स्पिन, वो स्पिन का बटन अगर आप दबा दें तो फिर कोई घोटालेबाज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, स्पिन हो जाता है पूरा गोल। जो कल तक घोटालेबाज था आज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, ईमानदार हो जाता है। ये दूसरा बटन है, स्लो बटन। आप देखिएगा ध्यान से। स्लो बटन क्या है कि किसी जांच को धीमा करना हो, उससे पहले बात कर लो, बीजेपी में आ जाओ साहब, सब ठीक हो जाएगा, वो हां सोच रहा हूं कहेगा तो स्लो बटन में चला जाएगा, तो जांच धीरे हो जाएगी, कार्रवाई ढीली पड़ जाएगी, फाइल कहीं नीचे ईडी के ऑफिस में या सीबीआई के ऑफिस में कहीं नीचे चली जाएगी। ये इस मशीन का चमत्कार है, ये इस मशीन का जादू है, इसीलिए इसको जादुई मशीन कहा जाता है। क्षत्रिय राजपूत समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला लगातार विरोध का भोग बन रहे हैं। वडोदरा में भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के माफी मांगने के बावजूद क्षत्रिय राजपूत समाज उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। समूचे गुजरात में इस मामले विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल एक भाषण में पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय राजपूत समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके चलते उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा के क्षत्रिय समाज के अग्रणियों ने भी वडोदरा के गांधीनगर गृह के बाहर एकत्रित होकर इस मामले विरोध प्रदर्शन किया। पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट वापस लेने की मांग लगातार क्षत्रिय राजपूत समाज द्वारा किया जा रहा है।
बड़ोदरा में महेंद्र सिंह राठौड़ समेत के क्षत्रिय समाज के अग्रणियों ने पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया है। आप છેલ્લા 5-7 દિવસ 8 દિવસથી જાણો છો રૂપાલાજીએ ખૂબ જ ખરાબ સ્ટેટમેન્ટ આપી અને આ સ્ટેટમેન્ટ માફી ના હોય આમ જ્યારે જેમને કોઈ વિષયનો અભ્યાસ ના હોય એ ભાદરવાના ભીંડા ચોમાસાના દેડકા અને એક નાના સમાજને ખુશ રાખવા માટે એ કયો સમાજ જે મહેનતુ સમાજ નમ્ર સમાજ આ બે સમાજને લડાવવા માટેનો એમને એક નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો અને જ્યારે અમારા પૂર્વજો મારે અભદ્ર ભાષા વાપરીને કહેતા હોય કે એમને રોટી બેટીનો વ્યવહાર કર્યો છે એટલે ખૂબ જ ખરાબ આરોપ લગાવ્યો અને ક્ષત્રિય સમાજે જ્યારે સર્વવર્ણ માટે સનાતન ધર્મ માટે ગાય માટે બહેનો માટે જ્યારે પોતાના માથા લટકાવ્યા હોય આપ્યા હોય અને જ્યારે અમારા સમાજ અમારા પૂર્વજો પર જ્યારે જે એ ટિપ્પણી કરતા હોય એટલે એમાં કોઈ માફી ના હોય। રવિવાર સુધીનો મેં અલ્ટિમેટમ આપ્યો છે, રવિવાર સુધીમાં રાજકારણમાં રૂપાલા સાહેબ દેખાવા ના જોઈએ। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया कि आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़े रहे। भाजपा से जुड़ा रहूं। मैंने भाजपा में प्राथमिक सदस्यता ली थी गुजरात चुनाव से पहले। उस वक्त भी मेरा जो ध्येय था वो समाज हित था, सनातन धर्म का हित था और समाज की वजह से ही मुझे भारतीय जनता पार्टी ने स्थान प्रदान किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में जो घोर उपेक्षा क्षत्रिय समाज की लोकसभा के टिकट के बंटवारे को लेकर की गई है, उसको देखते हुए तो बिल्कुल मुझे भाजपा से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। और तो और भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री द्वारा जो गुजरात से बिलोंग करते हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक आयोजन में कार्यक्रम में निम्न स्तर की टिप्पणी की है हमारे क्षत्रिय समाज को लेकर, हमारी मातृशक्तियों को लेकर, हमारी छत्राणियों को लेकर। और वो व्यक्ति राजकोट लोकसभा के भावी उम्मीदवार भी है। गुजरात का संपूर्ण क्षत्रिय आक्रोशित है। उसके पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। तो मैं डॉक्टर राज शेखावत तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता जो मैंने ग्रहण की थी विधानसभा चुनावों से पूर्व, उस प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूं, तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। आज के पश्चात मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद पर स्थापित नहीं रहूंगा। कहने को तो गुजरात का वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ कई इलाकों में पानी की किल्लत आज भी लोगों को परेशान कर रही है। वडोदरा में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही पानी की किल्लत अलग अलग इलाकों से सामने आने लगी है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर श्रीजी वंदन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जहां पिछले कई सालों से पानी की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 महीने से तो यहां पीने का पानी आता ही नहीं है। सोसाइटी के निवासियों को टैंकर मंगवाकर पानी की जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। ऐसे में कई सोसाइटी के निवासियों ने वार्ड नंबर 5 के कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए चुनाव का बहिष्कार तक किया है। અમે પાણીની સમસ્યાથી આવ્યા છે। અમે વૈકુંઠ 4 રસ્તા પાસે શ્રીજી વંદન ફ્લેટમાંથી ત્યાં રહીએ છીએ અને ત્યાંથી પાણીની સમસ્યા માટે આવ્યા છે અને 1 મહિનાથી વધારે પડતા તકલીફની લીધે અમારે અહીંયા આવવું પડ્યું છે। 195 ઘરમાં સિર્ફ 1 કલાક પાણી આવે છે અને 1 કલાક પાણી અમને પૂરતું નથી મળતું। વેરો ભરીએ છીએ અમે તો પણ પાણીની સમસ્યા તો છે જ, તો પછી હવે અમે વેરો પણ બંધ કરી દઈશું ભરવાનો।
કેમ કે કાયમ માટે પાણીની સમસ્યા છે, તો પછી વેરો કેવી રીતે ભરાય? અમે મત નહીં આપીએ, કેમ કે અમારે બધી જ સમસ્યા છે. પાણીની સમસ્યા છે, કચરાવાળાની સમસ્યા છે, રોડની समस्या છે. હજુ સુધી રોડ પણ हमारी बाजू पाका नहीं। गुजरात के वडोदरा के कई इलाकों से पानी की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। वहीं नवापुरा इलाके में पानी रिसाव से लोग परेशान हैं। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों कई इलाकों से पानी की समस्या की खबरें आ रही हैं। इसी बीच मांजलपुर के नवापुरा फलिया में पिछले 3 महीनों से ज्यादा वक्त से पानी लीकेज की समस्या से निवासी परेशान हैं। यहां पानी की पाइपलाइन टूट जाने से जमीन से पानी बाहर आता है, जिसके चलते पेवर ब्लॉक को भी नुकसान हुआ है। बार बार शिकायत के बावजूद यहां कार्यवाही के अभाव में रोजाना पानी वेस्ट हो रहा है, जिस पर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है। वेरा भरे ना हो तो नोटिस आई जाए, तरत कनेक्शन कापे तो काम करता नहीं। वेरा मले कई थी तो मन वोट लेवाना हो तो तैयारी में आई जाए बता के वोट हमने आपजो काम होय જ્યારે કામ હોપી હોય તે જોવા આવતા નથી કે કરવા આવતા નથી। પછી કેટલી વાર એમને કે કરવાનું પ્લાસ્ટિકની પાઇપો બધી રાશી નાખ્યો છે। આજે 2 મહિનાથી અમે હેરાન થઈ ગયા। આજ રોજ માંજલપુર ગામ નવાપુરા ફળિયા વોર્ડ નંબર 18 ની વાત કરીએ તો માંજલપુર નવાપુરા ફળિયામાં વારંવાર કમ્પ્લેન કર્યા છતાં પણ અહીંયા પાણીનો કોઈ નિકાલ થતો નથી। જ્યારથી પાઇપ કનેક્શન નાખ્યું છે, નવી પાઇપો નાખી છે, ત્યારથી પાણીની સમસ્યા 4 થી 5 જગ્યા પર દરરોજનું અહીંયા લીકેજ થાય છે। અને વાત કરીએ તો એનું કારણ તો જે પ્લાસ્ટિકની પાઇપો, જે પાતળું પ્લાસ્ટિક જે પાણી છાંટવામાં યુઝ થાય એવી પાઇપો અહીં આગળ નાખી છે, જેના કારણે અહીંયા પાણી વારંવાર લીકેજ થાય છે। અને મને તો એવું લાગે છે કે આ કોર્પોરેશનનો ભ્રષ્ટાચાર છે કે હેવી પાઇપ ના નાખવાની જગ્યા પર પ્લાસ્ટિકની પાઇપો નાખીને પૈસા બચાવીને અહીં આગળ આ જે ગામજનો છે માંજલપુરના એ લોકોને હેરાન કરી રહ્યા છે। રસ્તાની હાલ વાત કરીએ તો રસ્તામાં ખાડા ટેકરા એટલા બધા છે, પથ્થર નીકળી ગયા છે। વારંવાર કમ્પ્લેન કરીએ છતાંય કોઈ કરતાં કોઈ જોવા હરખું નહીં આવતું, ખાલી વોટ લેવા માટે આવે છે। તો આ જે બી આને લાગતા અધિકારીઓ કે જે બી નેતા હોય એ લોકોને ચોખ્ખું કહેવા માંગુ છું કે કાન ખોલીને સાંભળી लो, जो आ प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट करो। वीएना बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएना। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out.
गुजरात के वडोदरा की प्रकाश केमिकल्स कंपनी हमेशा ही सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में अव्वल रहती है। इसी के तहत प्रकाश केमिकल्स की CSR एक्टिविटी अंतर्गत आंगनवाड़ियों को अपग्रेड किया गया है। गुजरात के वडोदरा में प्रकाश केमिकल के सहयोग से 3 आंगनवाड़ी का नवीनीकरण किया गया है। वडोदरा के अंबेवाड़ी, लक्ष्मीपुरा और गणेश नगर आंगनवाड़ी को CSR एक्टिविटी के तहत प्रकाश केमिकल ने अपग्रेड कर छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा पोषण प्रदान करने की पहल की है, जिसके तहत आज मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भाग रूप की गई इस पहल में ब्रह्मा कुमारी अटलादरा की डॉक्टर अरुणा दीदी, अक्षय पात्र फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट रायाराम दास और प्रकाश केमिकल्स के MD दिलीप शाह समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। आज जो यहाँ आंगनवाड़ी का उद्घाटन हो रहा है और एरिया भी गोरवा का है और यहाँ से शुरुआत हो रही है। आज प्रकाश केमिकल की तरफ से 3 आंगनवाड़ी का उद्घाटन है और इस उद्घाटन के अंदर आज ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से हमें बुलाया गया है। आंगनवाड़ी के लिए मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि बचपन याद आता है, जैसे हम भी बचपन में आंगनवाड़ी में जाया करते थे और यहाँ से एक शुरुआत होती हमारे पढ़ाई की। आज जब यहाँ आए तो वो बात भी हमें याद आ गई और यही एक आध्यात्मिकता के नाते एक वाइब्रेशन अंदर डाला कि यहाँ आने वाला हर बच्चा उसके अंदर भी एक आध्यात्मिकता पलके, क्योंकि वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ब्रह्मा कुमारी संस्था ने आंगनवाड़ी की सभी बहनों को राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराया है। तो जिसके टीचर के अंदर भी आध्यात्मिकता पलकती हो वो अपने स्टूडेंट्स में तो ज़रूर डालेंगे। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं कल भारत की युवा पीढ़ी बनेंगे और इसी युवा पीढ़ी के द्वारा ही भारत स्वर्ग बनेगा। आज के दिन हम यहाँ पे 3 आंगनवाड़ी सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं, जो आज हम गोरवा के क्षेत्र पे यहाँ पे उपस्थित है। ये बहुत ज़रूरी है समाज में जो लोग यहाँ पे हैं, सामाजिक कार्यक्रम में हमें जुड़े रहना चाहिए। खास करके बच्चों के उनके अभिवृद्धि के लिए सबको साथ में आकर के उनको एक सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है। तो प्रकाश केमिकल एजेंसी जो है ये हमेशा तत्पर रहते हैं कि सामाजिक कार्यक्रमों में दूसरों को जो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूर्ण करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अक्षय पात्रा संस्था के माध्यम से हम प्रकाश केमिकल एजेंसी और उनके सभी टीम को हम बेस्ट विशेस कंग्रेचुलेशंस देते हैं कि उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे आज आंगनवाड़ी का एक जो क्षेत्र है, मैंने जस्ट हाल में सुना कि उन्होंने 14 आंगनवाड़ी केंद्र को उन्होंने पर्सनली अडॉप्ट किया है। आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए प्रकाश केमिकल्स हमेशा से ही कार्यरत रहता आया है ताकि जरूरतमंद बच्चों को बचपन से ही अच्छा पोषण मिल सके। इसी के तहत 3 आंगनवाड़ियों का खूबसूरत अपग्रेडेशन कर इस सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाया गया। प्रकाश केमिकल માટે આજે બહુ જ ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહભરો દિવસ છે, કારણ કે આજે શિક્ષણ સાથે જે દીદી અને રામદાસજીએ વાત કરી આધ્યાત્મિકતાની, કારણ કે આ બંનેનું મિશ્રણ આજે અમે ખરેખર એનો અમે લાવો લઈ શક્યા છે। અને જ્યારે અમારી આ 9મી આંગણવાડીનું આજે જેને કહેવાય નવીનીકરણ કર્યા પછીનું આજે એનું વિધિસર ઉદ્ઘાટન અને કોર્પોરેશનને અમે આ સુપ્રત કરીએ છીએ। એટલે બધો આનંદ છે। અને પ્રકાશ કેમિકલ્સ 14 આંગણવાડી જોડે જોડાયેલી છે અને અમારી જે CSR ટીમ છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ઓન ડે ટુ ડે બેઝિસ એના ઉપર એનું ધ્યાન રાખે છે। બાળકોનું પોષણ માટે
સગર્ભા બહેનોનું બી પોષણ માટે આ બધી જ વસ્તુઓનું અમે અહીંયા ધ્યાન રાખીએ છીએ. विदेश में पढ़ने के इच्छुक छात्रों को मार्गदर्शन देने वाली गुजरात के वडोदरा की सहज इंटरनेशनल संस्था द्वारा सहज एजुकेशन एक्सपो का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में सहज इंटरनेशनल पिछले कई सालों से 12th और ग्रेजुएशन के बाद विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक लोगों को शिक्षा और मार्गदर्शन देता आया है। विदेश में करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी सहज इंटरनेशनल ने अब तक लाखों स्टूडेंट्स को दी है। समय समय पर सहज इंटरनेशनल द्वारा गाइडेंस सेमिनार जैसे आयोजन भी किए जाते रहे हैं। सहज इंटरनेशनल द्वारा सहज एजुकेशन एक्सपो का आयोजन किया गया। वडोदरा के सयाजीगंज की निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में 11 देश की 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने उपस्थित रहकर छात्रों को उनके देश में पढ़ाई की प्रणाली पर जानकारी दी, जिसका बड़ी संख्या में छात्रों और उनके अभिभावकों ने लाभ लिया। आज सहज इंटरनेशनल ने अब्रॉड स्टडी एजुकेशन एक्सपो का अरेंजमेंट किया है, जहाँ 11 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने विज़िट करे हैं और 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जितने भी बच्चे हैं वो आएंगे यहाँ पे तो उनको कोर्स ऑप्शंस, यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन और कंट्री ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो करियर के लिए कौन सा बेस्ट है वो ऑप्शन वो सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे बैंक्स और फॉरेक्स बैंक्स को भी बुलाया है ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन और उसके बारे में भी हेल्प मिल सके। इसके अलावा हमारे यहाँ पे IELTS, PT और TOEFL के भी कैंडिडेट आए हुए हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, जो सबको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी पता चलाएंगे। तो ओवरऑल एक प्लेस पे सबको सारे यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स के डिटेल मिल जाएंगे। जनरली अब्रोड सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, मेजरली आज की डेट में जो लोग वहाँ से स्टडी करते हैं उनके लिए जॉब्स के ऑप्शन ओपन होता है। तो हमने ये एक्सपो पूरा एजुकेशन बेस्ड रखा है। तो जहाँ पे बच्चे आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज सेलेक्ट करेंगे, वंस दे कंप्लीट देयर स्टडी उनको वहाँ पे जॉब्स ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से महाराष्ट्रियन परिवार बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इसी उपलक्ष्य में महाराष्ट्रियन समाज द्वारा एक विशेष जीवन साथी पसंदगी सम्मेलन आयोजित किया गया है। बड़ौदा शहर में अखिल महाराष्ट्र योग संगठन के द्वारा समस्त महाराष्ट्रियन समाज के जो लड़का लड़कियां हैं उनके लिए एक पसंदगी मेला का आयोजन किया हुआ है। और उस आयोजन में अभी तक हमारे पास बम्बई, सूरत, अंकलेश्वर, अहमदाबाद ऐसे बड़े बड़े शहरों से भी रजिस्ट्रेशन हुए। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम करने का सबसे बड़ा रीज़न ऐसा है कि बहुत सी बड़ी समस्या है अभी समाज में चल रही है। बहुत से ऐसे लड़के हैं कि जो वेल सेट है, वेल एजुकेटेड है, कि जिनके लिए एक पसंदीदा पात्र मिलता नहीं है। और ये चीज़ बहुत बड़ी गंभीर विकट परिस्थिति में ये हमने नियोजन किया है। और आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से मैं एक सभी को वचन देता हूँ कि बड़ौदा शहर में हर 2 साल में ये अभी हम इवेंट्स करने वाले हैं। और हमारे संगठन के जो हमारे हैं शिवाजी तानलेकर, नारायण तानलेकर, संतोष सालेकर जैसे हमारे जो कार्यकर्ता गण हैं, वो एक समाज सेवक के हेतु से हम ये कार्यक्रम हर 2 साल में भी करने का प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कार्यक्रम जो 21 अप्रैल को होने वाला था, वो कार्यक्रम इलेक्शन के लिए हमने रद्द किया है। और वो कार्यक्रम अभी 9 अप्रैल गुड़ी पाड़वा के दिन वो आयोजित किया है। और गुड़ी पाड़वा के दिन शाम को 5 बजे रामेश्वर चाल लालपुरा के सामने नवाड़ छानी रोड बड़ौदा यहाँ पर होने वाला है। और इस कार्यक्रम में जो भी पार्टिसिपेंट हुए हैं लड़का लड़की, वो अपने साथ अपने माता पिता को जरूर ले आए। और ये बड़ी एक इवेंट्स में आपके सामने जो भी एक हमने नियोजन किया है कि हर एक लड़का लड़की स्टेज पर जाके खुद को इंट्रोडक्शन करेगा और एक अच्छी आपकी पसंदगी होगी। इस माध्यम से हमारा एक नियोजन है। इस कार्यक्रम में हमारे तो एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्या ज़्यादा डेटा होने की वजह से ब्लॉक हो गया है। और अभी हमारे मैनुअल फॉर्म है और अभी हमारी लास्ट डेट है 31 मार्च, ये लास्ट डेट है। आजकल हमारा रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है। और उसके साथ फॉर्म के साथ पूरा डिटेल्स होगा, जो भी लड़का लड़की है उसका, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और उसके बाद आधार कार्ड। और एक बात ऐसी है कि कार्यक्रम के बाद हम एक PDF तैयार करने वाले हैं कि अभी आप जानते हैं कि सबके पास अब एंड्रॉयड फ़ोन है। और एक PDF के माध्यम से हर एक लड़का लड़की को हम वो PDF हम देने वाले हैं और घर बैठ के वो अपना चॉइस कर सकेंगे। और ये जो हमारा इवेंट्स है, वो इवेंट्स टोटल हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल जो हमारा है अखिल महाराष्ट्र योग संगठन का, उस पर सीधा प्रसार होने वाला है।
गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के पावीजेतपुर के ईंटवाड़ा में होली के 5 दिनों बाद एक खास मेला लगता है जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक देखने मिलती है। गुजरात के कई जिलों में आज भी आदिवासी संस्कृति की झलक देखने मिलती है। उन्हीं में से एक जिला है छोटा उदेपुर। छोटा उदेपुर के पावीजेतपुर तालुका के इटवाड़ा में हर वर्ष होली के बाद पंचमी के दिन मेले का आयोजन होता है, जिसमें तालुका के और आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में मेले का आनंद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। आदिवासी लोग मेले के शौकीन माने जाते हैं और ऐसे में इस मेले में तरह तरह की वस्तुओं की बिक्री के साथ मनोरंजन के लिए बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचते हैं, जहां जलते चूल्हे के अंगारों पर खुले पैर चलकर आदिवासी अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। वहीं कई लोग हाथों में टैटू बनवाकर खुशी प्राप्त करते हैं। इस मौके पर आदिवासी वेशभूषा के साथ गीत नृत्य की झलक भी देखने मिलती है। वैसे समय के साथ साथ अब मेले की लोकप्रियता भी कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी ग्रामीण संस्कृति आज भी छोटा उदेपुर के कई इलाकों में कायम है। गुजरात के भावनगर में इंडिया गठबंधन द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी उमेश मकवाणा स्वाभिमान यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन अंतर्गत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात के साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके तहत भावनगर लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के बोटाद के विधायक उमेश मकवाना को दी गई है। उमेश मकवाना फिलहाल स्वाभिमान यात्रा के जरिए भावनगर लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में माता के आशीर्वाद लेकर गाँव में घूमकर उमेश मकवाना लोगों से जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर के कुकस में भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होती जा रही है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गुजरात के वडोदरा जिले के शिनौर के कुकस गांव में किया गया, जिसमें भरूच लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी मनसुख वसावा, वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल, करजण विधायक अक्षय पटेल, शिनौर तालुका भाजपा अध्यक्ष चंद्रवदन पटेल समेत के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मनसुख वसावा ने कुकस के मंदिर में दर्शन कर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर मनसुख वसावा को बहुमति के साथ जिताने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मनसुख वसावा ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए लोगों को खेस पहनाकर उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत भी किया। इस मौके पर मनसुख वसावा ने सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हुए सभी सीटों पर 5 लाख की लीड से जीतने का विश्वास व्यक्त किया। भरूच लोकसभा उम्मीदवार जाहिर थया पछी आखा लोकसभा 7 विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलनो में पूर्ण कर्या। त्यार पछी होળી पूर्ण थया पछी तरत ज जिल्ला स्तरना कार्यकर्ता सम्मेलन थई रह्युं छे। जंबूसरनो विधानसभानो सम्मेलन पूरुं थयुं। वागरा अने गई काले अंकलेश्वर अने आज करजण विधानसभा ना कार्यकर्ता सम्मेलन अहींया सिनोर तालुकाना नयाजीना धाममांथी नयाजी महाराजना आशीर्वाद लई अने अहींया आ कार्यक्रम मळ्युं। आज खूब सारी संख्या में आ विस्तारना आ जिला पंचायत बेठकना कार्यकर्ता भाई ने बहनों उपस्थित रह्या हता। बधा पासे अमे ए ज अपेक्षा राखी छे के लाभार्थी संपर्क करवानो अने आपणे बूथ जीतवाना साथे आवनारा बधा दिवसमां कार्यकर्ता काम करवानुं छे। अने आजना प्रसंगे कांग्रेसना तालुका पंचायतना सभ्य, बक्षीपंच मोर्चाना कांग्रेसना अग्रणी आ बधा लोको भारतीय जनता पार्टी जे नरेन्द्रभाई मोदीनी सरकार सौनो साथ सौनो विकास અને આખા વિકાસના કામો ખૂબ સુંદર રીતના કરી રહી છે। વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને આ લોકો કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં જોડાયા છે, એને અમે આવકારે છે અને આવનારા દિવસોમાં બધા સાથે મળીને આ વિસ્તારનો વિકાસ કરીશું। गुजरात पुलिस में भर्ती के लिए परीक्षा ली जानी है, जिस पर गाइडेंस देने के लिए वडोदरा में एक खास सेमिनार आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर भवन है, जहां पुलिस भर्ती पर मार्गदर्शन देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। दरअसल गुजरात सरकार द्वारा 12,000 पुलिस भर्ती की घोषणा की गई है। अप्रैल महीने से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में पुलिस भर्ती में नामांकन कैसे करना है, परीक्षा की तैयारियां कैसे करनी है, इस पर मार्गदर्शन के लिए विशेष सेमिनार आंबेडकर भवन में आंबेडकर ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य मार्गदर्शक के रूप में गुजरात कमीशन के पूर्व मेंबर मूलचंद राणा और अग्रणी पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित रहकर
पुलिस बेड़े में शामिल होने के इच्छुक युवक और युवतियों को मार्गदर्शन दिया। आज जो वडोदरा में डॉक्टर BR आम्बेडकर भवन सोसाइटी का ये कार्यक्रम उनके चेयरमैन श्री मणिभाई परमार और उनके सहयोगी ने रखा, हमारा भी संपर्क किया, पुलिस ऑफिसर का भी संपर्क किया था। उनका मेन मकसद ये था कि जो बच्चे अभी पुलिस में भर्ती होने वाले हैं, उन बच्चों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और वो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो उनको प्राइमरी और थोड़ा डीप में भी माहिती मिले कि भाई आपको किस तरह से परीक्षा में बैठना है और ये परीक्षा को कैसे आपको क्रैश करना है, पास करना है। तो इसके लिए ये जो कार्यक्रम किया बहुत अच्छा। इसके पहले भी ये डॉक्टर BR आम्बेडकर भवन सोसाइटी ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सा कार्यक्रम किया है। अम्बेडकर भवन में एजुकेशनल एक्टिविटीज हम चला रहे हैं। इससे में जो आगामी समय में गुजरात सरकार ने पुलिस भर्ती मोर देन 12,000 अनाउंस किया है, जो अगले महीने से इसका फॉर्म भरने वाला है। वो गाइडेंस के लिए हमने एक सेमिनार रखा था। सेमिनार में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व मेंबर एंड एक्टिंग चेयरमैन श्री मूलचंद भाई राणा अहमदाबाद से स्पेशल आए थे। उन्होंने विद्यार्थियों को, कैंडिडेट को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। साथ में हमारे पुलिस अधिकारी भी थे, उन्होंने भी काफ़ी गाइडेंस विद्यार्थियों को दिया है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के अर्जुनी में मनरेगा मजदूरों ने भुगतान में कटौती किए जाने पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में करीब 2 सालों से मजदूरी करने वाले लोगों ने भुगतान में कटौती किए जाने पर नाराजगी जताई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों ने राजनांद गांव जिले के अर्जुनी में सड़क पर गैंती फावड़ा टोकन रखकर चक्का जाम किया। मनरेगा मजदूरों ने इस दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि मेट और रोजगार सहायक मिलकर उनकी मजदूरी भुगतान में कटौती कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि 2 वर्ष से करीबन उन्हें 140 और 160 रुपए के आसपास ही मजदूरी दी जा रही है। सड़क पर मनरेगा श्रमिकों द्वारा चक्का जाम किए जाने की सूचना मिलने पर डोंगरगांव SDM मनोज पाल मरकाम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर मामले की जांच का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में निर्माण के नाम पर सार्वजनिक शौचालय बंद कर दिए जाने मामले महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। वैसे तो आगरा को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की जीवनी मंडी फूले का नगला की दर्जनों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल यहाँ 4 महीने से नगरपालिका द्वारा शौचालय को निर्माण के नाम पर बंद करके रखा हुआ है, जिसे खुलवाने के लिए महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जाम लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ये हमने हमारे लेडीजों को बहुत परेशानी हो रही है। 4 महीने हो गए हैं, हम अधिकारियों के घर वहाँ पे भी जाते हैं, नगर निगम में भी जाते हैं, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं है हमारी। शौचालय तो है मगर मतलब बनने की वजह से वो बंद करके रखा है 4 महीने से। कंप्लीट भी होने को है मगर वो उसकी खुलने की गुंजाइश नहीं कर रहे हैं लोग। गुजरात के बोपल में बिल्डर पर हुए फायरिंग मामले बिल्डर ने दादा बापू धाम पर भी आरोप लगाए हैं, जिस पर महंत बुआजी विजय सिंह जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अहमदाबाद के बोपल में पिछले दिनों बिल्डर उपेंद्र सिंह चावड़ा पर फायरिंग हुआ था। इस मामले दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत में दादा बापू धाम द्वारा दान मांगे जाने का भी उल्लेख है। आस्था फाउंडेशन के फाउंडर उपेंद्र सिंह चावड़ा ने पुलिस शिकायत में धाम में आने की जबरदस्ती और दान मांगे जाने की बात कही है, जिसे दादा बापू धाम के महंत विजय सिंह भुवाजी ने खारिज किया है। आस्था फाउंडेशन फाउंडर उपेंद्र चावड़ा द्वारा जे फायरिंग घटनाનો क्रम બોપલમાં થયો છે તેમાં એફઆઈઆરની અંદર એમણે દાદા બાપુ ધામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે। તે ઉલ્લેખની અંદર એમણે એવું લખાયું છે કે ભાઈ વિજયસિંહ ભુવાજી દ્વારા અમને ધામમાં આવવા માટે ફોર્સ કરવામાં આવતો હતો, તે સાવ તદ્દન ખોટી અને પાયાવિહોણી વાત છે અને મારા પાસે દાન માગવામાં આવ્યું હતું એવું પણ એમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે। પણ દાદા બાપુ ધામની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે, ઉપેન્દ્ર ચાવડા પાસે તો નહીં પણ કોઈની પાસે કોઈ પણ પ્રકારનું દાન માગવામાં આવતું નથી। આ વાત સાવ પાયાવિહોણી છે અને આ વાતને હું તદ્દન સાવ ખોટી માનું છું। આ એક આયોજનબંધ કાવતરું હોઈ શકે, મને અને મારા ધામને
બદનામ કરવા માટેનો. गुजरात के वडोदरा की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए एक खास मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में कैदियों ने लाभ लिया। गुजरात के वडोदरा की सेंट्रल जेल में पूरे राज्य के कई कैदियों को रखा गया है। इन कैदियों के लिए सर्व रोग निदान कैंप का विशेष आयोजन किया गया। वडोदरा की संजीवनी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित मेडिकल चेकअप कैंप में सभी तरह के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उपस्थित रहकर कैदियों की शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की। आज वडोदरा मध्यस्थ जेल में संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मुख्य संचालक डॉक्टर दलपत भाई कातरिया, डॉक्टर दिनेश भाई कवार तथा एबीवीपी प्रदेश संयोजक श्री ब्रज भाई भट्ट के सहयोग से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जनरल फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट इत्यादि विभिन्न एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया गया और अंडर ट्रायल्स और कन्विक्टेड दोनों प्रकार के प्रिजनर्स को जो उनकी मेडिकल समस्याएं थी उनको और उनके हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। सर, कितने कैदियों ने इस कैंप का लाभ लिया? अभी कैंप चालू है तो शाम तक लगभग अंदाजा है कि 500 से 600 कैदी कुल मिला के अंदाजित इस कैंप का लाभ ले पाएंगे। वैसे तो जेल में हमारे पास एक जनरल डिस्पेंसरी है और 24/7 हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। उसके बावजूद कुछ पर्टिकुलर समस्याएं हैं जिनके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में मुख्य समस्याएं जो हम लोग राउंड्स में सुनते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट से जुड़ी हुई समस्याएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन से जुड़ी हुई समस्याएं और साइकेट्रिस्ट से जुड़ी हुई समस्याएं हमें देखने को मिलती है। गुजरात के वडोदरा की डभोई नगर पालिका में टैक्स नहीं भरने वाले लोगों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्यवाही शुरू किए जाने से हड़कंप मच गया है। डभोई नगर पालिका द्वारा साल 2023-2024 में प्रॉपर्टी टैक्स 70% वसूल कर लिया गया है। पिछले 6 साल में जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है उनकी मिल्कत, उनकी प्रॉपर्टी सील करने की कार्यवाही अब पालिका द्वारा शुरू की गई है। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले लोगों में हड़कंप का माहौल है। डभोई पालिका द्वारा एक दिन में 10 प्रॉपर्टी सील की गई है। साथ ही पानी और ड्रेनेज के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं और जिनके भी प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है उन सभी को प्रॉपर्टी टैक्स भरे जाने की अपील की गई है। ડભોઈ નગરપાલિકા દ્વારા હાલ વર્ષ 2023-24ના વેરા વસૂલાતની કામગીરી ચાલુમાં છે. હાલની પરિસ્થિતિ પર જોતા ડભોઈ નગરપાલિકા દ્વારા કુલ 70% વસૂલાત કરવામાં આવેલી છે અને અન્ય કાર્યવાહી પણ શરૂમાં છે, જેની અંતર્ગત સીલ મારવાની કાર્યવાહી, પાણીના જોડાણ કટ કરવાની કાર્યવાહી અને ગટરના જોડાણ કટ કરવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. વધુમાં અત્યાર સુધીમાં હાલ પૂરતી 8 પ્રોપર્ટીને સીલ કરવામાં આવી છે અને આજની યાદીમાં 10 પ્રોપર્ટીને સીલ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. હું પબ્લિકને ડભોઈની જાહેર જનતાને નિવેદન કરવા માગું છું કે તાત્કાલિક અસરથી પોતાના પાછલા તથા ચાલુ વર્ષના જે નાણાં હોય નગરપાલિકામાં ભરવાના એ તાત્કાલિક અસરથી ભરી દે, જેથી કરીને તેમને આ પ્રકારની કોઈ પણ અસુવિધાનો સામનો કરવો ન પડે. અને જે કાર્યવાહી હાલ ચાલુમાં છે એ વર્ષ બદલાતા પણ શરૂ જ રહેવાની છે, જેની પણ એક ગંભીર નોંધ લેવાનું મારો આગ્રહ છે। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय।
Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और सत्ता के इस चुनावी चक्कर में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक आ रहे हैं। देश भर में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, जो आने वाले दिनों में और तेजी पकड़ लेगा। विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन विकास जो हो रहा है उस पर तो सवालिया निशान उठ ही रहे हैं। अगर गुजरात की और गुजरात की वडोदरा शहर की बात करूं तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री खुद आकर उन्हें यहां कहना पड़ता है कि वडोदरा का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे में जब हमें वोट वडोदरा के लिए ही करना है तो क्यों ना वडोदरा के विकास पर बात की जाए, क्योंकि वोट हम सबको मिलकर करना है और वडोदरा को आगे भी हम सबको मिलकर ले जाना है। भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए या अन्य कोई पार्टी सत्ता में आए, लेकिन नागरिकों की सहभागिता जो है वो तो हमेशा ही उतनी ही सुनिश्चित करना जरूरी है जितना लोकतंत्र के उत्सव में हम सिर्फ वोट करके करते हैं। क्योंकि विकास की जो विचारधारा है वो सिर्फ सरकार नहीं चला सकती, नागरिकों के साथ मिलकर जब आगे बढ़ाना है तो आखिरकार वडोदरा का जो विकास है वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, वडोदरा में क्या ऐसा किया जाए जो वडोदरा के विकास को सुनिश्चित करे और खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आकर कहे कि वडोदरा भी अब अन्य महानगरों की तरह विकसित हो रहा है। आज फिर एक बार वडोदरा के विकास पर चर्चा के लिए मैंने एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ा है और मेरे साथ है डॉक्टर अशोक मेहता। सर, बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आई स्पेशलिस्ट के रूप में पूरा वडोदरा शहर उन्हें जानता है, लेकिन पॉलिटिकल व्यूज बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और वडोदरा के विकास को लेकर देश में चल रही गतिविधियों को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। और इसलिए आज फिर एक बार हमने उन्हें आमंत्रित किया है और उनसे मैं यही सवाल पूछना चाह रही हूँ, सर कैसे होगा वडोदरा का विकास, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करते रहते हैं। जैसे आपने प्रियम्बल में बताया कि सीएम भूपेंद्र भाई को ऐसा बोलना पड़ा कि वडोदरा का विकास नहीं हुआ है बाकी सिटी के कंपैरिजन में। हमें लगता है कि सीएम जो है वो तो अपने आप सच्चाई बोल चुके हैं और शायद उसके नाम पे आज वो इतना कोट हो रहा है, वायरल हो रहा है कि लोग उनको भी लगता होगा कि ये मैं क्यों सच बोल दिया वडोदरा के लिए। बट उसके बाद बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट CR पाटिल ने भी वही बात दोहराई। ऑफ कोर्स वो पार्टी सम्मेलन में थी, पर फिर भी वो दो बातों से तो इतना ज़रूर है कि वडोदरा का विकास नहीं हुआ है या तो कुछ ना कुछ कमियां है, काफ़ी पीछे रह गया है। तो हमें सीएम और CR पाटिल को कोट करने के बजाय सही में वडोदरा का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है पहले वो सोचना पड़ेगा, और उसके बाद अगर नहीं हुआ है, कमी रही है तो कैसे, क्यों कमी रही है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आगे। तो जैसे बताया, सीएम साहब खुद बोलते हैं वो तो अलग बात है, पर बड़ौदा का जो डाटा दिखे, पहले हम स्मार्ट सिटी से शुरू करते हैं कि जो पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा ड्रीम था स्मार्ट सिटी, आज उसको 10 साल हो गए करीबन। तो हम बड़ौदा में ऐसा कुछ नहीं बदलाव देख रहे हैं कि वो स्मार्ट सिटी के नज़दीक भी कुछ आए, कुछ भी बदलाव नहीं है। लोग वो समझ सकते हैं शायद परेशानियां बड़ी होगी, तो वो तो एक बिल्कुल अपने आप में रेसिप्सा लॉकेटर जिसको बोलते हैं सेल्फ एविडेंट है कि उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अभी सिंपल सी बात करें, पब्लिक वाईफाई जैसी चीज़ भी जिसके ऊपर करीबन 100-200 करोड़ खर्च किए गए थे कुछ 4-5 साल पहले, तो उसमें भी आज कहीं भी कोई भी जगह वो नहीं है। तो पैसा कुछ ना कुछ खर्चा होता है,
अनवारंटेड अनयूज रहता है या वेड़फाट होता है, जो भी बोलो। तो ये एक स्मार्ट सिटी के तौर पे है, और उसमें अभी कैसे कब आगे बढ़ेगा वो भी समझ में नहीं है, क्योंकि कुछ पहला कदम भी नहीं रखा है। अभी डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज द मेन पिलर। कोई भी सिटी का डेवलपमेंट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सिटी से आसपास जुड़ने वाले जो शहर है या उससे कैसे वो है। तो सिटी में जो कुछ ब्रिज बने हैं वो यूनिक ब्रिज है। बड़ौदा में लास्ट 5-10 साल में जो कोई फ्लाईओवर ब्रिज बने हैं वो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा, वो सब मानते हैं। तो जो ब्रिज बना दिए, सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ना तो उसमें से कोई सही प्लानिंग थी, ना कुछ उसका यूटिलिटी इतना नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं हुआ यूटिलिटी का, या आउटकम नहीं मिला। तो ये ब्रिजेस की बात करें, जैसे शहर को बाहर के आसपास के छोटे गांवों के साथ जुड़ने वाले भी जो चीज़ है, रोड्स है या ब्रिजेस है, उसमें भी कोई सुधार खास नहीं हुआ। अभी दुमाड़ वाला ब्रिज अभी कुछ चालू हुआ वगैरह। बेसिकली जो एयरपोर्ट की बात थी, जो एक बहुत बड़ा, गुजरात में अहमदाबाद के बाद बड़ौदा का नंबर 2 स्थान था कि एयरपोर्ट, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, सब कुछ, वो भी हम देख रहे हैं कि बेसिकली बड़ौदा का एयरपोर्ट कोई रियल सेंस में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, और इंटरनेशनल तो अभी चालू ही नहीं हुए, पर डोमेस्टिक भी खास कोई इतना प्रभाव ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने करीबन 5 गुने एयरपोर्ट ज़्यादा बना दिया है, देश में एयर कनेक्टिविटी ज़्यादा कर दी, तो बड़ौदा में एयरपोर्ट सालों से सयाजीराव के वक्त से होने के बावजूद भी उसमें कोई फ़ायदा इतना लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो कुछ भी है तो वो क्या बोलते हैं, कुछ मजबूरी से या धरार कुछ चलता है, ना तो टाइमिंग की कन्वीनियंसी होती है, ना कोई और कन्वीनियंसी होती है। सिंपल एयरपोर्ट की बात तो छोड़े, जैसे बस डेपो भी है शहर में। जब बस डेपो रिनोवेट किया तो बोल रहे थे कि वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट से अजीब हुआ है, ये हुआ है, पर आज आप देख लो उसकी हालत 5-7 साल में तो क्या हो गई है। तो मेंटेनेंस कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में एकदम एविडेंटली पीछे है, या तो कुछ सुधार नहीं हुआ है, डिटीरियोरेशन है। सिंपल आरटीओ की बात करें, जब सिटी में वाराणसी में आरटीओ ऑफिस थी तो इतनी ख़राब थी, उसके बाद उस पे भी काफ़ी रजूआत हुई, रिप्रेजेंटेशन हुआ, वो बाहर वहाँ ले गए सयाजीपुरा या जहाँ, वहाँ की भी आप हालत देखो तो वो कोई क्लास ऑफिस है ही नहीं। आरटीओ जो सभी लोगों को, आजकल सभी लोगों को कंसर्न करती है और ज़रूरत रहती है, तो वहाँ भी नहीं है। तो ये सब विकास कैसे हुआ? अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब लोगों की समझ में होते हैं, सिर्फ वो जैसे सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना दिया उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, मॉल्स बने हैं कहीं, मान लो बड़े बड़े मॉल्स बने हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बने हैं, पर वो सब गवर्नमेंट की बदौलत नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर का है। अभी सिविक सर्विसेज की बात करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सिविक सर्विसेज, ड्रेनेज है, रोड्स है, वाटर, ये रेन वाटर स्टॉर्म की ड्रेनेज वो है, तो वो सब में पिछले 10 सालों में, 15 सालों में सबने देखा है कि वो धीमे धीमे डिटीरियोरेट हो रहा है। इतनी बड़ौदा की अच्छी ड्रेनेज थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सालों से थी, पर अभी उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। हाँ, काम चलते रहते हैं, रोड खुदते रहते हैं कि ये ड्रेनेज नहीं करेंगे, पर जो कुछ बेनिफिट आउटकम है वो नहीं मिल रहा है। एक बड़ा सा अजीब सा था, जब बहुत पहले, शायद 8-10 साल पहले, सयाजी पाथ करके एक प्रोजेक्ट रखा था कि पूरे बड़ौदा में फुटपाथ को एक विकास पथ या सयाजी पाथ नाम देंगे। आज देख लीजिए कि वो सयाजी पाथ या विकास पाथ या इवन नॉर्मल फुटपाथ्स का कोई वो नहीं है। अभी ये सब चीज़ लोकल सिटी लेवल की बात है या कॉरपोरेशन के अंदर बेसिकली आती है, पर फिर भी वो छेड़ना इसलिए ज़रूरी है, वो डायरेक्ट संसद सभ्य या संसद के परव्यू में नहीं आती है। पर आज वो जो ऐसा हो गया है कि सबके मन में बस एक ही है कि भाई हम तो कैंडिडेट नहीं, हम तो पार्टी या पार्टी भी नहीं, हम तो एक ही चेहरे को देख के वोट कर
करते हैं, मोदी के नाम पे करते हैं, वो है ये वो। तो जब वो लोगों के मगज में वो है तो वो भी समझना चाहिए कि भाई हम मोदी को देख के लोकल लोकसभा का कैंडिडेट चुने तो उनके पास भी कुछ उसका विजन होना चाहिए, उसकी कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो लोकसभा में बिन रोक कुछ बातें कह सके। तो वो जब तक वो सुधार नहीं होगा तो फिर लोकसभा में या कोई भी विधानसभा में या कॉरपोरेशन में सिर्फ उंगली ऊंची करने से किसी सिटी का विकास नहीं होगा। उसके साथ साथ वो भी समझना जरूरी है कि ठीक है सीएम बोले कि बड़ौदा अहमदाबाद या सूरत से पीछे रह गया, पर सही में अहमदाबाद का डेवलपमेंट हुआ है, सूरत का हुआ है, मानते हैं। बाकी जब वो सिटी को बात करो तो काफी जगह वही परिस्थिति है कि डेवलपमेंट तो नाम का है, सही में ऐसा कोई डेवलपमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ ही नहीं है। तो ये सब चीज है। जैसे बस स्टैंड बनाए थे बीच में, काफी बहुत बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दिए थे। उस टाइम भी बोला था कि ये आप रोड को 1/4 रोड को एनक्रोच कर रहे हैं, बस स्टैंड ऐसे मत बनाओ, खामोखा खर्चा हो रहा है उस पर आज उसकी भी हालत देख लीजिए। तो ये सब जो कुछ भी काम हो रहा था या हुआ है वो विदाउट विजन और विदाउट आउटकम हुआ है। तो वो फायदे की जगह नुकसान ज्यादा किया है। बिल्कुल। अभी वाटर की बात करें, ड्रिंकिंग वाटर इतना बड़ा आजवा हमारे पास था सालों से, फिर भी आज कॉरपोरेशन की वजह से या जो पाइपलाइन है उसकी वजह से या उसकी मरम्मत की दुरुस्ती नहीं होने की वजह से, पर काफ़ी पार्ट में शहर के काफ़ी जगह में पीने का पानी अच्छा नहीं मिल रहा है और वो काफ़ी टाइम से ऐसी चल रही है बातें। तो ये सब चीज़ विकास कैसे हम बोल सकते हैं? विकास तब दिखेगा जब अपने को एहसास हो, लोगों को एहसास हो कि हाँ नहीं अच्छा हुआ, हमारे को पानी अच्छा मिलने लगा, ड्रेनेज अच्छी हो गई, ब्रिजेस अच्छे काम के बने। सिर्फ ये आभास हो रहा है, इल्यूजन कि ये कुछ कर रहे हैं पर सही में नहीं है। तो वो सिंपल सी बात करें कि जैसे ये नया कॉरपोरेशन की हद सब जगह बड़ी शेरखी पास है, भाईली की साइड है, तो जो बड़े बड़े रोड डिवाइडर बना दिए वो रोड डिवाइडर पे वहाँ अभी स्ट्रीट लाइट हुई नहीं है और रोड डिवाइडर पे के ऊपर एक नॉर्मल रिफ्लेक्टर नहीं लगा सकते हैं, तो काफ़ी एक्सीडेंट होता है, छोटे मोटे सब परेशानियाँ होती है। तो ये सब तो एकदम एक्सटेम्पोर होना चाहिए कि सही में एक बार भी मीडिया से या लोगों से एक अर्जी भी आई कि भाई यहाँ रिफ्लेक्टर, इमीडिएटली दूसरे दिन लग जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद अगर सही दूसरा जो मायना रखता है वो एजुकेशन, जो बेसिक पॉलिसी है। तो एजुकेशन में विकास क्या हुआ? जैसे एजुकेशन सिस्टम है तो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस कुछ भी नया बढ़ा नहीं है, ना तो क्वांटिटी बढ़ी है ना क्वालिटी तो खराबी हुई है। तो हम तो पहले से बोलते थे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तालुका प्लेस पे, हर एक गांव में एक अच्छी मॉडल स्कूल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। आप और कुछ मत करो पर एटलीस्ट स्कूल अच्छी करो। तो आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है पर शायद हर एक कंस्टिट्यूंसी वाइज भी 182 जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है उसमें भी हमारे पास स्कूल अच्छी नहीं है। तो स्कूल नहीं हुई, कॉलेजेस कुछ नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में हुई। यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमएसयू जो अपना ऑटोनोमस था, वर्ल्ड रिनाउंड था, वो भी कॉमन एक्ट के तहत लास्ट ईयर ले लिया और 10 साल से वहाँ भी बिकॉज इट इज़ अ फुल्ली ग्रांट इन एड, तो उसका भी एकदम खराब डिटीरियोरेशन हुआ सब कुछ। तो ये एजुकेशन सिस्टम में भी कोई सुधार नहीं हुआ है, खराबी हुई है। और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे हम उसके ऊपर कंट्रोल भी पूरा नहीं कर सकते और प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द राइट आंसर फॉर कॉमन पीपल, कॉमन मैन, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव प्रपोजिशन होता है, कॉस्टली होता है। वैसे ही हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में भी आज बड़ौदा नंबर 2 सिटी है, था आज तक, तो उसमें आज तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर वो सयाजी हॉस्पिटल हो, एसएसजी हो या गोत्री मेडिकल कॉलेज हो, एमआरआई जैसी बेसिक चीज़ भी नहीं हो रही थी। सुपर स्पेशलाइजेशन की तो बात छोड़ो, वहाँ एसएसजी में किडनी यूनिट, कैंसर यूनिट, बाकी सब यूनिट की बातें चल रही थी, पर आज तक वो नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज़ रियली इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है कि ये क्यों ऐसा इतना भी नहीं हो रहा है। तो जैसे पहले जब हम थे
यूथ या तो अर्ली स्टेज ऑफ मेडिकल कैरियर, तो अच्छे पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम कर रहे थे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काम कर रहे थे, सीएचसी। आज क्या हुआ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो ऑलमोस्ट मृतपाई जैसे हो गए। अर्बन हेल्थ सेंटर जो सिटी में चालू किया उसका भी कितना वो है वो तो कहना मुश्किल है, पर इतना तो लोग खुश नहीं है। तो हेल्थ में भी वो साइड है अभी। और उससे आगे जो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, वन इज यूटिलिटी एंड सेकंड इज ब्यूटिफिकेशन। तो यूटिलिटी में तो खास कोई सुधार दिख नहीं रहा है। ब्यूटिफिकेशन की भी बात करें तो जैसे बताया कि मॉल्स बन रहे या कहीं कुछ रोड्स अच्छी बन गई, सड़क बन गई या कुछ लाइटिंग कर रहे हैं आजकल वो उसके पहले जो बेसिक वो था सालों से रिवर फ्रंट की बात के विश्वामित्री को अच्छी करो, विश्वामित्री पे रिवर फ्रंट करो, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो वो यूटिलिटी एज वेल एज ब्यूटिफिकेशन दोनों का उसके लिए। स्पोर्ट्स एरिना की बात करें तो ऐसा कोई बड़ौदा में कोई ऐसा स्पोर्ट्स एरिना स्पोर्ट्स ग्राउंड वो नहीं गवर्नमेंट की ओर से। हाँ किए हैं कोई जगह जैसे मांजलपुर में वगैरह, पर वहाँ भी क्या हाल है वो इतना एनकरेजिंग नहीं है। तो हाँ बड़ौदा में कुछ 5-6 कॉरपोरेशन के स्विमिंग पूल थे, वो भी हम जब थे तो कभी बंद नहीं देख रहे थे, और आज 6 में से 4 बंद है शायद, या कोई वो नहीं है। तो ये सब चीज़ लोगों को सोचना चाहिए कि ये बेसिक फंडामेंटल ज़रूरत है। लोगों के साथ साथ जो नेतागण है, इलेक्टेड है, अधिकारीगण है, सबको सोचना चाहिए कि ये तो बेसिक फंडामेंटल ज़रूरत है, नीड्स है, तो उसमें क्यों हम पीछे रह गए हैं। तो लोगों को अपने आप सोच के आगे प्रश्न रखना पड़ेगा, अधिकारियों से, इलेक्टेड लोगों से, नेताओं से, पार्टी वर्कर से, एनजीओ से, सबके साथ। और उसका एक ही उपाय है, जैसे हम मानते हैं कि जैसे ये सब चीज़ जो लोगों को कंसर्न करती है उसमें गवर्नमेंट को या कॉरपोरेशन लेवल पे या स्टेट या सेंट्रल लेवल पे छोटी छोटी कंसल्टेटिव कमेटी करनी चाहिए। और वो कंसल्टेटिव कमेटी में जो फील्ड के एक्सपर्ट है, अनबायस्ड है, इंडिपेंडेंट है, जो उनका कुछ विजन है, उसका एक्सपर्टाइज है, उसका कुछ रेज कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं, उन लोगों को रखिए। तो वो सही में गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मदद करेंगे। जैसे एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी है, जैसे रेलवे एडवाइजरी कमेटी है, जैसे टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी है, काफ़ी जगह सब कमेटियां हैं। नॉर्मल सिटी में ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी है, पर वो जगह क्या हो गया है कि पहले ऐसा नहीं था। हम सभी कमेटियों में आज पहले से 1985 से रह चुके हैं, पर इंडिपेंडेंट, उसमें कोई दबाव नहीं था, कोई शर्म संकोच नहीं था। तो आज सिर्फ क्या हो गया है कि पार्टी के लोग हैं, पार्टी के नाम के साथ कार्यक्रमों में हाजिर रहते हैं, उनको ही रखो। तो उनका तो दोष नहीं है, क्योंकि उनको तो अभी ऊपर से दबाव आता है, या वो जो कुछ भी बोले तो वो उसके लिए वो कुछ भी इनपुट देना मुश्किल हो जाता है। तो कंसल्टेटिव कमेटी में आप इंडिपेंडेंट लोगों को रखो और उसके सुझाव लीजिए, उससे चर्चा कीजिए, और तो कुछ सुधार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी सोच और बातें होती है। सालों से वडोदरा के विकास की योजनाएं बनाई जा रही है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया की योजना बनाई जा रही है, लेकिन फिर भी विश्वामित्री का विकास हो या छोटी छोटी बातें, वडोदरा हमेशा सवालों के घेरे में ही रहा है। और शायद उसकी वजह वडोदरा की जनता भी बहुत बड़े रूप से मानी जा सकती है, क्योंकि वडोदरा की जनता सवाल नहीं पूछती है। वडोदरा की जनता सवाल नहीं पूछती है और इसलिए विकास और सुविधाओं का लाभ भी वडोदरा की जनता को नहीं मिल रहा है। जब जब चुनाव आते हैं, गेंद जो है आपके पाले में आ जाती है। तो जब अब फिलहाल गेम आपके पाले में है, तो ये सब सोच आप सके, इसलिए हम ये सारे मुद्दे उठाते हैं कि वडोदरा के विकास की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की थोड़ी है, वडोदरा के नागरिकों की भी तो है। कहीं ना कहीं वडोदरा के नागरिकों को भी तो अपनी जिम्मेदारी उसमें निभानी है। तो कैसे होगा विकास, क्या होना, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए, इस पर तो बात हुई, लेकिन कुछ और पॉजिटिव वे में अगर आगे बढ़ें, क्या किया जा सकता है सर? कैसे वडोदरा के विकास को आगे लिया जा सकता है? जो यहाँ के नेता है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो इसमें कैसे सहयोग कर सकती हैं? वही लोग सहयोग कर सकते हैं। लोगों को दोष देना दूर की बात है, क्योंकि माहौल ऐसा कर दिया है, जैसे आपने बताया कि प्रश्न भी पूछते हैं तो भी उनको एंटी गवर्नमेंट या एंटी पार्टी या एंटी नेता माने जाते हैं, करार किए जाते हैं, ट्रोल किए जाते हैं, दबाए जाते हैं, कुछ ना कुछ तरह ऐसे। तो वो नेताओं को खुले मन से सोचना चाहिए कि कोई भी अपनी विचार से अलग कोई भी बात आई
वो विकास की हो कोई भी हो, तो उसको ऐसा एंटी पार्टी या एंटी वो लेने के बजाय उसके साथ खुले दिल से खुले मंच पे चर्चा कीजिए। सो आइदर आप लोगों को कन्विंस कीजिए कि नहीं हमने सही में काम ये किया है, या आप खुद कन्विंस हो जाओ कि नहीं हुआ है, इसमें ये सुधार जरूरी है। तो पहले तो जब खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, किसी भी लोग अपना वो ओपिनियन दे उसको बस दबाए रखना या उसको एंटी पार्टी मान लेना वो गलत है। हम तो मानते हैं कि ऐसे जैसे ये सब चीज होती है तो उसमें भी उन लोगों को पैनलिस्ट के तौर पे आना चाहिए, अपनी बात साथ में रखनी चाहिए, कि अधिकारी को भी साथ में लेकर आना चाहिए, पर वो लोग नहीं कर रहे हैं। और अंदरूनी बात वो है कि लोगों का, या जैसे जो लोग कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उनका दोष इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो कौन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वो करके करे, क्योंकि वो तो सबका प्रश्न है, कोई इंडिविजुअल का प्रश्न नहीं है। अभी बात रही ठोस कदम की, तो ग्रांट्स तो है, फंडिंग के कारण तो बीजेपी सरकार में किसी का काम अटकता नहीं है। शायद फंड का मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होता है, या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं, या कुछ दिखावे में चला जाता है, तो फंड्स के कारण नहीं है। एक मैंने जैसे बताया, एक नॉर्मल पब्लिक की अलग अलग कंसल्टेटिव कमेटी कीजिए, पार्टी में जैसे जो होता है ना कि ये बक्सी मोर्चा, ये किसान मोर्चा, ये महिला मोर्चा, ये यूथ मोर्चा, उसके साथ साथ 2-3 ऐसा मोर्चा बनाइए कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक एजुकेशन मोर्चा, सिर्फ बुद्धिजीवी मोर्चा या डॉक्टर सेल बनाने से काम नहीं होगा, पर ऐसे सेल बनाइए कि ओ दे विल लुक आफ्टर ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दे विल लुक आफ्टर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, दे विल लुक आफ्टर फॉर द हेल्थ और व्हाट्सएवर। तो वैसी बात नहीं हो रही है। अभी भी हम आज से 50 साल पुराने वैसे ही जातिगत मोर्चे पे ही खड़े रहे हैं कि भाई ये आदिवासी मोर्चा, एससी मोर्चा, ये मोर्चा। तो एक वो जरूरी है। और दूसरा, जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल राह चुनते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, पार्टी पॉलिटिक्स में, तो उनको एक तो रखना चाहिए कि भाई उसमें कोई किसी की शर्म संकोच नहीं रहेगी, चाहे वो कोई भी हो, ऊपर से नीचे तक अपनी बात खुले दिल से बहुत अच्छी तरह प्रभावशाली वो रख सके, ऊपर हो या नीचे हो। और दूसरा, जो भी कोई नॉन एक्टिविस्ट है, नॉन एक्टिव पॉलिटिकल आदमी है, तो उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहिए। दोनों बात आज काम नहीं कर रही है। जैसे हमने बताया था कि पहले बहुत पहले ये आरटीओ का मामला था, तो हमने सुझाव दिए थे, लोकल धारासभ्य सबको मिनिस्ट्री को लिखा था। उस टाइम विजय भाई रूपाणी ये आरटीओ मिनिस्टर थे। तो हमने बोला कि भाई जब आरटीओ इतना दूर चला गया है तो नॉर्मल जो ये है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है, कुछ करेक्शन इन द डाटा है लाइसेंस का, या सिर्फ फोटो खींचना है, तो वो सब चीज़ आप सिटी में 2-4 सेंटर चालू कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट पे। सभी ने हाँ बोले, कागज मेरे को लिखा है कि यस डॉक्टर योर पॉइंट इज वेल टेकन एंड वी हैव रिप्रेजेंट। बाद में बात हुई तो बोले नहीं, ऊपर से वो ऐसा बोल रहे कि ये नहीं होगा और इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन भी मत करो। तो ये समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसा हो जाता है कि ऊपर से आया कि नहीं करो। प्रीपेड ऑटो रिक्शा की बात थी कि एटलीस्ट रेलवे स्टेशन से पहले, जब ये ओला उबेर वगैरह भी नहीं था उस टाइम से, कि भाई 4 बड़े एरिया है तो उसके लिए प्रीपेड ऑटो रिक्शा करो। अब बड़े शहरों में होता है, तो उसमें भी कंसेप्चुअली इन पॉलिसी रेडी हुए, पर बाद में हुआ नहीं, विदाउट एनी रीजन जस्टिफिकेशन। तो वो हमारा कहना है कि भाई ये जब कोई आदमी इलेक्शन लड़ता है या बड़े पोस्ट लेता है तो उनमें वो एक करेज और वो होना चाहिए कि वो ऊपर भी समझा सके, नीचे भी समझा सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि नहीं हमें तो कुछ हम बोल नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट के लिए बहुत वैसे जरूरी है। बाकी कागज पे प्लान दौड़ने के लिए तो कोई बैठे नहीं है, तो पॉलिटिकल लोगों को वो एक लगना चाहिए। और एक दूसरी बात भी है, जैसे 75 अबव को बता दिया कि नहीं वो उनको एक्टिव पार्टी टिकट नहीं देंगे, पॉलिटिक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लेंगे, तो वैसे भी एक और 2 चीज है कि एकदम यंग को भी नहीं देना चाहिए। उसको सीधा बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो वो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होती है, एक्सपर्टाइज नहीं होती है, वो एस्टैब्लिश कैरियर नहीं होती है। पॉलिटिक्स में जो लोग एक एस्टैब्लिश कैरियर वाले लोग आएंगे तो जरूर फायदा होगा। बाकी जिनका सिर्फ मात्र
पॉलिटिक्स ही उनका जो अगर कैरियर है तो वो काम इतना नहीं करेगा। जी। तो ये सब चीज जरूरी है। पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखने की बात है, और मैंने कहा कि पब्लिक को बोलना पड़ेगा, और सर कह रहे हैं कि नेताओं को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि नेता भी नहीं बोलते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, मांग नहीं करते हैं, अपनी बातों को बुलंद तरीके से बता नहीं पाते हैं। पिछले दिनों एक कांग्रेस नेता से मेरी बात हो रही थी कि सभी लोग तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा कि कम से कम मैं बोल तो सकता हूँ, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊंगा तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो ये हाल है। तो अगर नेता भी आवाज नहीं उठाएंगे तो आखिरकार अपनी जनता को कैसे सुविधा दे सकेंगे? एक आखिरी सवाल के साथ मैं इसे खत्म करूंगी। क्यों विकास की दौड़ में वडोदरा ही पीछे रह गया है? बाकी तो शहर जो है आजू बाजू वो तो बराबर विकसित हो रहे हैं। अहमदाबाद को तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था, गिफ्ट सिटी लाए, गांधीनगर नज़दीक है, सब कुछ अहमदाबाद को बाकी मेट्रो शहर के पास रखना है, खड़ा करना है, तो वहाँ तो रहेगा ही। गवर्नमेंट का फोकस है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। सूरत अपने हिसाब से अपने पहले से ही थोड़ा वो था, चौकंदा था। बाकी की बात करें तो इतना विकास बड़े 3 शहरों को छोड़ के कोई ऐसी रूरल एरिया में या छोटे प्लेस में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। ना तो कोई सड़कें इतनी सुधरी। आज भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो इतना बड़ा टूरिज्म के लिए वो बना रहे, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, पर फिर भी रोड इतना अच्छा नहीं कर सके। और उसके बाद भी मैंने जैसे बोला, मेंटेनेंस के लिए तो कोई सोचता ही नहीं। सब नए प्रोजेक्ट लगाते रहते हैं, और पुराने प्रोजेक्ट जो कुछ भी है वो फिर कोई भी हो बड़ा प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया से लेके स्किल इंडिया से लेके सेल्फ, वो सब कुछ वो अपने आप खत्म हो जा रहा है। तो वडोदरा पीछे वो तो डेफिनेटली, पर उसमें वो सॉलेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी तो शहर बहुत आगे बढ़ गए। बाकी शहर भी 2 शहर को छोड़ के हम बाकी ओवरऑल गुजरात की बात करें तो ना तो एजुकेशन सिस्टम कुछ ज़्यादा हुई है, लिटरेसी रेट कुछ ज़्यादा बढ़ा है, ऐसा नहीं है। हेल्थ सर्विसेज भी कहीं भी बाकी शहरों में भी वही हाल है, जैसे इवन जामनगर, सुरेंद्र नगर जैसे कॉरपोरेट सिटीज भी मानो, और रूरल में तो खराबी है हालत। तो बड़ौदा को तो एक ये मुद्दा अभी सीएम और पाटिल साहब का स्टेटमेंट मिला, इसलिए थोड़ा लोग जागरूक हुए और मीडिया उसको बता रही है कि भाई है। तो ओवरऑल जो गुजरात के लिए इतना बड़ा प्रॉस्परस स्टेट था, बिजनेस वो था, और बेसिक कोस्टल एरिया भी काफ़ी है, बड़ा हाईएस्ट, वो सब चीज़ों के सामने गुजरात का, हम दूसरी स्टेट के साथ ना कंपेयर करें, पर जिसका गुजरात को विकास होना था वो डेवलपमेंट, रियल डेवलपमेंट, वो अभी भी पीछे है। और इसमें 3 बड़े फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा कुछ अहमदाबाद सूरत में हुआ है, बाकी एजुकेशन और हेल्थ में खास इतना सेटिस्फैक्टरी वो नहीं। बिल्कुल सही बात है। गुजरात मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश भर में और विदेशों में भी, क्योंकि यहाँ के बहुत सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन गुजरात मॉडल की पोल अब खुल चुकी है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ वोट करते हैं लोग और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं, लेकिन उसके बदले में बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। जब इतने वोट जनता कर रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें वो सारी चीजें भी मिलनी चाहिए जिसकी हकदार यहाँ की जनता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको रोज रोज जुड़ना है, क्योंकि यहाँ आपके ही इंटरेस्ट की बातें होगी, आपके ही काम की बातें होगी और आपके ही मतलब की बातें होगी। YouTube चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये बातें हर एक वोटर तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल, जानिए और पहचानिए। आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत।